Hello everyone, welcome to Civil Staff IS and welcome to Atulya series. Now this is the day 3 of Atulya series. जैसा कि आपको पता है हम सोसाइटी के लेक्चर्स कर रहे हैं. हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. दिस वुड बी आवर डे 3 एंड यहाँ पर भी हम सोसाइटी के जितने भी टॉपिक्स आपके यूपीएससी सिलेबस में मेंशन्ड है उससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस करते हैं जिसको आप कह सकते हैं मॉडल आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप इंट्रोडक्शन एज वेल एज कंक्लूजन एंड इवन द फैक्ट्स एंड कोट्स यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी मेंस की जर्नी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है सोशल एम्पावरमेंट गोज बियॉन्ड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. डिस्कस विद रेफरेंस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया. ना सोशल एम्पावरमेंट इन्होंने बोला है सिर्फ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट तक सीमित नहीं है. आप इकोनॉमिकली तो उनको स्टेबलाइज करना ही करना है, साथ ही साथ आपको और एस्पेक्ट्स में जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एजुकेशन इंडिकेटर्स में भी इंप्रूवमेंट चाहिए. तो जब हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम सिर्फ लिमिटेड इकोनॉमिक टर्म्स पे नहीं रहेंगे, उसके वास्ट उसके बियॉन्ड भी जाना जरूरी है. राइट. सो आपने यहाँ पर बताना है डिस्कस विद रेफरेंस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. सो थीम है आपकी सोशल एम्पावरमेंट एंड जो आपका डायरेक्टिव है वो है डिस्कस. तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एक बेटर लाइवलीहुड तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जब हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो एक तरह से इट गोज बियॉन्ड द इकोनॉमिक बैरियर्स. राइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है, रिकॉग्निशन ऑफ सिक्योरिटी की या आइडेंटिटी की जरूरत है, इक्वल पार्टिसिपेशन की जरूरत है एंड एक्सेस टू पावर स्ट्रक्चर्स की जरूरत है. तब हम कह सकते हैं कि उनकी सोशल एम्पावरमेंट हुई है. टेक द एग्जांपल, जब हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने रिजर्वेशन रखी है किसके लिए, एससी एसटी और विमेन के लिए. तो सोशल एम्पावरमेंट उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी प्रोवाइड करना है. क्लैरिटी है. ठीक है. सो आप मेन बॉडी में कह सकते हैं सोशल एम्पावरमेंट वर्सेस द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. तो बेसिकली जो भी पर्सन है विच बिलोंग्स टू मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वहां पर आपको देखने को मिलता है एक वो क्या फेस करता है, वो प्रेजुडिस फेस करता है, एक्सक्लूजन फेस करता है और लैक ऑफ डिग्निटी फेस करता है. एग्जाम्पल लेते हैं, अ दलित आईएएस ऑफिसर may still face untouchability in their village. राइट. सो आईएएस ऑफिसर जो अच्छे ओहदे पे है, अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन आज भी उसको कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. राइट. ऐसे ही आप और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज बेनिफिटिंग फ्रॉम मनरेगा या पीडीएस में स्टिल लैक लीगल ओनरशिप ओवर द फॉरेस्ट लैंड, तो उनकी सोशल एम्पावरमेंट नहीं हुई है. ऐसी कोर डायमेंशन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है, रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस. तो वहां पर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एससी एसटी वुमेन जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको हम सीट्स रिजर्व करके दे रहे हैं. ऐसी एक्सेस टू जस्टिस इज सेकंड मोस्ट कोर इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक देम सोशली एम्पावर्ड. राइट. सो एक्सेस टू जस्टिस हो गया. ऐसी एजुकेशनल इक्विटी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक एजुकेशन स्टैचर को आप इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम सोशल एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते हैं. तो आपको देखने को मिलता है एजुकेशनल इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जेंडर एंड आइडेंटिटी राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेशली रीसेंट टाइम्स में आपको एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आपको देखने को मिली है. जो विमेन है दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट कोर इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीडम फ्रॉम सोशल स्टिग्मा. तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं एससी एसटी कम्युनिटी की, वो सोशली प्रेजुडिस उनके लिए एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वो एक्सक्लूजन फेस करते हैं. तो वो इंक्लूजन के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर उनको फ्रीडम महसूस हो किससे, सोशल स्टिग्मा से. राइट. तो आप एग्जांपल्स यहाँ पर कोट कर सकते हैं. हाथरस केस हो गया, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट हो गया. ऐसी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स बेसिकली है इंप्लीमेंटेशनल गैप्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जिसको लूप होल्स को प्लग इन करने की जरूरत है एंड बेसिकली उनको सोशल एम्पावर करने की जरूरत है. राइट. सो एंड देन यू कैन राइट द सिंपल कंक्लूजन. सो कंक्लूजन है सोशल एम्पावरमेंट इज द बेडरॉक. ये बेडरॉक है किसके लिए, एक इंक्लूसिव और इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए. अगर हम चाहते हैं हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें तो इनके लिए ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लैरिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. कम्युनलिज्म पोजेस अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज यूनिटी. ना क्वेश्चन सिंपल है, कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है. क्रिटिकली एनालाइज इट्स रूट्स, कॉजेज एंड रेमेडीज. सो आपसे क्या पूछा गया है, रूट्स, कॉजेज एंड रेमेडीज. 3 पार्ट्स में आपको बॉडी को डिवाइड करना है एंड कम्युनलिज्म से आप स्टार्ट कर सकते हैं. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं दैट यू हैव टू कवर. राइट. नाउ अगर हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं, इट रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी दैट अटेम्प्ट्स टू
प्रमोट रिलीजियस डिविजन को जब जो प्रमोट करता है और आइडियोलॉजिकल गेन्स के लिए ये यूटिलाइज किया जाता है, उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से आपको ये कम्युनलिज्म का इफेक्ट देखने को मिलता है। दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, जब हम इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी की बात करते हैं तो वो ये प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी आपको कम्युनल एस्पेक्ट्स हमारी सोसाइटी का एक रियलिटी, एक रियल फेस देखने को मिलता है। राइट नाउ क्वेश्चन क्या है, रूट कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म पूछा गया है। तो पहला है हिस्टोरिकल लेगेसी। तो कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपको देखने को मिली थी, जो 1909 और 1932 के सेपरेट इलेक्टोरेट्स में आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है, वहां से सीड सो किए गए। पार्टीशन ट्रॉमा आपको देखने को मिलता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन किया गया, क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जो कि बहुत कॉमनली यहां पर एक्सप्लॉइट किया गया। ऐसे ही इकोनॉमिक और सोशल इनसिक्योरिटी है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं वहां पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी या लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्लेम शिफ्टिंग होती है। तो आप देख सकते हैं जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, दे लीड टू ब्लेम शिफ्टिंग अक्रॉस द रिलीजियस लाइंस। राइट, ऐसे ही आपको क्या देखने को मिलता है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आज के टाइम में अगर आप कम्युनलिज्म पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इस पॉइंट को नहीं भूल सकते हैं। राइट, सो मिस इन्फॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया, जैसे स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच, फेक न्यूज, इंसाइटमेंट वीडियोस, यहां से भी आपको देखने को मिलता है कि कम्युनलिज्म जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है। ऐसे ही गेटोइजेशन एंड सेग्रीगेशन। सो जो कम्युनिटीज हैं रिलीजियस साइलॉस में रह रही है, लैक ऑफ इंट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है जो ट्रस्ट है या जो टॉलरेंस है वो डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको कम्युनलिज्म इफेक्ट होता हुआ दिखता है। ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट वीक है। अब एज सच अगर हम कम्युनल वायलेंस की बात करते हैं, हमारे लिए ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ है। आईपीसी में हम यहाँ पर मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, बट यहाँ पर एज सच आपको कोई एक्सप्लिसिट लॉ देखने को नहीं मिलता है। तो लैक ऑफ एनफोर्समेंट भी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स होते हैं। अब रेमेडीज क्या है, क्योंकि हमने कॉजेज तो पढ़ लिए, क्वेश्चन में पूछा गया था एक तो रूट कॉजेज और दूसरा पूछा गया था दैट इज रेमेडीज। ना रेमेडीज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, एजुकेशन फॉर टॉलरेंस। ना टॉलरेंस का मतलब ही क्या होता है कि जब आप एक्सेप्ट करते हो हम डिफरेंट है, लेकिन जब आप इस एक्सेप्टेंस के मूव फॉरवर्ड करते हो, बेसिकली आप एक्सेप्ट करते हो कि यस वी आर डिफरेंट एंड वी विल लिव इन यूनिटी, दैट इज टॉलरेंस। राइट, तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है टॉलरेंस की। तो आप टेक्स्ट बुक्स या मॉरल बुक्स के थ्रू यहाँ पर टॉलरेंस की भावना जो है वो इनकलकेट कर सकते हो। मीडिया और टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, एआई बेस्ड फिल्टरिंग बहुत जरूरी है। फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको रिसेंटली पता है पीआईबी ने अपना फैक्ट चेकिंग यूनिट रखा है। तो एक तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाने चाहिए, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है, लाइक परमानेंट बॉडीज बनानी चाहिए, जिससे कि हम एक तरह से जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स या रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन होता है वो हम कम कर पाएं। ऐसे ही लीगल डेटरेंस लॉज बनाने की जरूरत है। अभी तक हमारे पास एज सच एनफोर्समेंट के लिए कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग सेक्शंस 153A, 295A, 505 ऑफ आईपीसी एंड इंश्योरिंग स्विफ्ट जुडिशियल एक्शन होना चाहिए। ऐसे ही इंटरफेथ हार्मनी को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉस्परस करने की जरूरत है। कम्युनल हेट स्पीचेस को रोकना चाहिए, यहाँ पर ईसीआई को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। राइट, सो एग्जांपल्स आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, जैसे 2002 के गुजरात राइट्स हो गए, 2020 की दिल्ली राइट्स, भागलपुर आपको देखने को मिला, मुजफ्फरनगर 2013 राइट्स आपको देखने को मिले, बरेली 2023। सो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं तो इंटर रिलीजियस ह्यूमन चेन्स, पीस मार्चेस, स्पेशली अगर हम केरला की बात करते हैं, तमिलनाडु के इंसिडेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पर एक तरह से ये हम कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। राइट, सो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म है ये एक थ्रेट नहीं है पीस के लिए, बट ये एक सिस्टमैटिक चैलेंज है इंडिया के प्लूरल डेमोक्रेसी के लिए। तो अगर ये कम्युनलिज्म को हमने केटर नहीं किया तो इट कैन पोज चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। राइट, क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज रीजनलिज्म। नाउ थीम आपकी रीजनलिज्म है। रीजनलिज्म इन इंडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड, एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पर आपको रीजनलिज्म एक तरह से आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ना रीजनलिज्म की अगर बात करते हैं तो क्रिस्प आप यहाँ पर रीजनलिज्म को डिफाइन कीजिए। इट रेफर्स टू द एफिनिटी and the political expression of identity based on geographic, linguistic, ethnic या cultural lines, that is known as regionalism. Now अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इतनी रीजनल एस्पिरेशंस आपको देखने को मिली। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक
बेसिस पे यहाँ पर रीऑर्गेनाइज करने की बात करी। तो हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा डाइवर्स है कि आपको रीजनलिज्म एक थ्रेट पोज करता हुआ दिखता है, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं। तो मेन बॉडी में हम यहाँ देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड फेडरलिज्म। सो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ तेलंगाना जो 2014 में हुआ, वो एक सस्टेन्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में हुआ है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं हमने अपनी डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क में रहते हुए रीजनलिज्म को थोड़ा असर्ट किया है, लेकिन इट डज नॉट हैम्पर नेशनलिज्म। यहाँ पर नेशनलिज्म को कोई हैम्पर आपको देखने को नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड फेडरलिज्म का एक पॉजिटिव स्टेप आपको देखने को मिलता है। प्लस रिकग्निशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब एग्जांपल लेते हैं, आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऐसे ही राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एज स्टेक होल्डर्स इन द नेशनल गवर्नेंस। अब यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटीज। अगर रीजनल डाइवर्सिटीज ना होती तो आपकी रीजनल पार्टीज प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलती। अभी डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट बनाती हैं, तो ये अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं राइज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे डीएमके, टीडीपी, बीजेडी। सो ये आपको रीजनल पार्टीज देखने को मिलती हैं। ऐसी कैटलिस्ट फॉर रीजनल डेवलपमेंट। अब रीजनल डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट हो जाती है। एग्जांपल देख लेते हैं, गुजरात मॉडल वर्सेस द केरला मॉडल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर प्रोमिनेंटली एग्जांपल दिया जाता है कि देखिए गुजरात ने किस तरह से आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप प्राइम एग्जांपल्स दे सकते हैं डेवलपमेंट के कि किस तरह से इवन रीजनलिज्म भी हमारी नेशनल इकोनॉमी में केटर कर सकता है, कंट्रीब्यूशन दे सकता है। राइट, ओके। नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है पेरोकियलिज्म एंड नेटिविज्म। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिवसेना की जो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो एक्चुअली में किसको टारगेट करती है, नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करती है इन मुंबई। ऐसे ही सेसेशनिस्ट और इंसर्जेंट मूवमेंट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट्स की बात करते हैं, स्पेशली जैसे खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, नागालैंड और मणिपुर इंसर्जेंसीज होगी, गोरखालैंड मूवमेंट हो गया। तो एक तरह से सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी अंडरमाइन हो जाती है, आपकी रीजनल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, तो इट एरोड्स द पैन इंडियन कॉन्शियसनेस। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस टू नेशनल पॉलिसीज, जैसे हिंदी इंपोजिशन इन तमिलनाडु आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हैवोक क्रिएट करता हुआ दिखता है। ऐसी अगर हम बात करते हैं, जो डिस्टॉर्टेड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है, जो रीजनल आइडेंटिटी लाइंस पे खेली जाती हैं या एथनो लिंग्विस्टिक एक्सक्लूसिविज्म पे खेली जाती हैं, तो वहां पर आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। सो अगेन पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन यू कैन राइट द कंक्लूजन। सिंपल कंक्लूजन है कि अगर हम यहाँ पर रीजनलिज्म, जब ये तो ड्रिवन है किससे, लेजिटिमेट एस्पिरेशन से, तब तो ठीक है, तब तक वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब ये रीजनलिज्म एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, जब ये कहता है कि मुझे इंडिया के साथ ही नहीं रहना है, तो ये हमारी यूनिटी के लिए खतरा बन सकता है। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? नाउ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एंड यहाँ पर आप आराम से अपने सेक्युलरिज्म टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आपसे पूछा गया है की फीचर्स क्या है और कैसे जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म डिफरेंट है। सो सेक्युलरिज्म को पहले आप डिफाइन कर सकते हैं। ये फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो कि इंश्राइन करी गई हैं हमारे प्रीएम्बल में। While Western secularism जो है वो largely based है on complete separation between the state and the religion, बट इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है स्टेट और रिलीजन में। राइट, तो अगर हम की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो पहला की एस्पेक्ट है प्रिंसिपल डिस्टेंस, एज आई टोल्ड यू। अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो प्रिंसिपल डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलता है स्टेट इंटरवीन करती है, जैसे कि आप सबरीमाला इशू यहाँ पर एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। पॉजिटिव एंगेजमेंट आपको देखने को मिलती है। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो बेसिकली स्टेट की इंटरवेंशन देखता है, किसमें, रिलीजन में। ऐसे इक्वल रिस्पेक्ट करा जाएगा ऑल रिलीजन्स को। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारे आर्टिकल 25 to 28 में गारंटीड है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की बात करी जाती है, जो आर्टिकल 29 और 30 में इंश्राइंड है। ऐसे ही स्टेट फंडेड रिलीजियस एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है, जैसे हज सब्सिडी, ऐसे ही कैलाश मानसरोवर असिस्टेंस। तो यहाँ पर जो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस हैं वहां पर आपको देखने को मिलती है कि स्टेट हेल्प करता है इवन रिलीजियस अफेयर्स में। ऐसे ही रिफॉर्म ओवर ऑर्थोडॉक्सी, यहाँ पर हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबरीमाला वर्डिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके की फीचर्स हो गए, जहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेक्युलरिज्म है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। अब दूसरा टॉपिक यही था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। ना अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वहां पर इक्वी डिस्टेंस और एंगेजमेंट की बात करी गई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट एंड रिलीजन आपको देखने को मिलता है।
मिलता है। यहाँ पर अगर हम रोल ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो एक्टिव रोल पार्टिसिपेट किया जाता है, एक्टिव रोल लिया जाता है स्टेट के द्वारा इंडियन सेक्युलरिज्म में। और अगर हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वहां पर जो स्टेट है वो रिफ्रेन करता है, दूर रहता है सभी रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट में। ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक बैन किया गया, हज सब्सिडी दी गई, सबरीमाला इशू है, तो यहाँ पर एक्टिव रोल देखने को मिल रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम अप्रोच टू रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन इज अ सोशल रियलिटी, लेकिन रिलीजन क्या है वहां पर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में, वो प्राइवेट मैटर है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इवन पॉजिटिव रिलीजियस फ्रीडम्स आपको देखने को मिलती है, और वहां पर आपको देखने को मिलता है फोकस ऑन फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन से दूरी बनाए रखने की बात की गई है। सो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है इंडियन सेक्युलरिज्म में, लेकिन रिजिडिटी काफी रिजिड है कहां पर, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिला बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। ना एग्जांपल्स यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिपल तलाक बैन किया गया, सबरीमाला जजमेंट आपको देखने को मिली, ऐसे ही हज अली दरगाह केस आपको देखने को मिलता है, जो विमेन है दे वर अलाउड टू एक्सेस द सैंक्टम बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्टेट सपोर्ट दी जाती है, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल एड दी जाती है जो भी पिलग्रिमेजेस जाते हैं। देन यू कैन कंक्लूड अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो इंक्लूसिव है, एक बैलेंस बना के रखता है रिलीजियस फ्रीडम विद सोशल रिफॉर्म। यहाँ पर जो भी सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है वहां पर एक्टिवली यहाँ पर स्टेट पार्टिसिपेट करता है। क्लैरिटी है, आई होप यहां तक समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट हाउ सोशल मीडिया हैज इन्फ्लुएंस्ड कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म इन इंडिया। नाउ एक तरह से आपको क्रॉस कटिंग देखने को मिलती है, कम्युनलिज्म एज वेल एज रीजनलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन किसमें, किस कंटेक्स्ट में, सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट कंटेक्स्ट में, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सोशल मीडिया है इट हैज बिकम अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन, पावरफुल टूल बन चुका है कम्युनिकेशन के लिए। और अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको वेरिड वॉइसेस देखने को मिलती है, स्पेशली जब हम मार्जिनलाइज सेक्शंस की भी बात करते हैं तो मार्जिनलाइज सेक्शंस की वॉइसेस आपको एक्टिवली सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है ना, क्योंकि आपसे पूछा गया कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म पे कैसा है, तो हम दो में इसको बाइफिकेट कर सकते हैं, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सो अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है किसके लिए, मार्जिनलाइज वॉइसेस के लिए। तो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे दलित लाइव्स मैटर, हैशटैग दलित लाइव्स मैटर, तो ये कैंपेन गेन करा ट्रैक्शन थ्रू सोशल मीडिया ओनली। ऐसे ही प्रमोशन करी जाती है रीजनल कल्चर्स और आइडेंटिटी की, जैसे हैशटैग वी आर तेलंगाना, आई एम असमीज एंड डिजिटल रिवाइवल ऑफ फोक सॉन्ग्स, डायलेक्ट्स, या जो भी उनका एथनिक कल्चर आपको देखने को मिलता है वो वाइब्रेंटली दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी जाता है, जिससे कि एक्सेप्टेंस होती है, राइट। सो वो जो इंक्लूजन है वो एक तरह से वो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है, कौन, सोशल मीडिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फैक्ट चेकिंग एंड काउंटर नैरेटिव्स, सो आप देख सकते हैं ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, ये जो प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, दे काउंटर हेट नैरेटिव्स, राइट। सो ऐसे ही क्राउड सोर्स्ड फैक्ट चेकिंग यहाँ पर होती है एंड एक्सपोज कम्युनल प्रोपेगेंडा, इजिली आप यहाँ पर केटर कर सकते हैं। ऐसे ही मोबिलाइजिंग फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी, सो आप एग्जांपल देख सकते हैं 2020 के जो दिल्ली राइट्स हैं, सिटीजन ग्रुप यूज सोशल मीडिया टू ऑर्गेनाइज रिलीफ, लीगल एड एंड इंटरफेथ सॉलिडारिटी अपील्स। सो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गए किसके, सोशल मीडिया के, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस देख लेते हैं सोशल मीडिया का ऑन कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। पहला है स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच। नाउ हेट स्पीच का जो स्प्रेड है वो इजीली किसके थ्रू किया जाता है, दैट इज सोशल मीडिया, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोलराइजेशन है वो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही करी जाती है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, एक्स हो गया। सो दे आर यूज्ड टू इंसाइट कम्युनल हेट्रेड। सो 2018 में आपको लिंचन्स देखने को मिली महाराष्ट्र में और झारखंड में ड्यू टू चाइल्ड लिफ्टिंग रूमर्स। ऐसा था कि भाई वो जो संत हैं जो जा रहे हैं वो एक्चुअली में चाइल्ड लिफ्ट करते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, तो उस रूमर की वजह से आपको मॉब लिंचिंग देखने को मिली, राइट। सो हेट स्पीच बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है किसमें, सोशल मीडिया में। ऐसे ही कम्युनल प्रोवोकेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, सो दिल्ली राइट्स की अगर बात करते हैं तो मिसलीडिंग सोशल मीडिया आपको देखने को मिलता है। सो ये रिलीजियस हेट्रेड को बढ़ा रहा है, कम्युनलिज्म को बढ़ा रहा है। ऐसे ही रीजनल स्टीरियोटाइपिंग एंड जीनोफोबिया, सो जीनोफोबिया भी आप देख सकते हैं, जैसे रेशियल स्लर्स ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड-19 बीइंग कॉल्ड चाइनीज एंड सो फोर्थ। तो ये भी किसकी वजह से है, सोशल मीडिया की वजह से आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे एल्गोरिदम, एको चेंबर्स, सो जो AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं दे फीड यूजर्स
कंटेंट अलाइंड विद द बायस, जिस बायसनेस से आप एक तरह से सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको वही कंटेंट दिखाया जाता है, राइट। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं ये एम्पलीफाई कर देता है डाइवर्सिव कंटेंट। तो अगर आप डिविसिव कंटेंट्स देख रहे हो और तो आपके जो फीड पे है या जो आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, स्क्रॉल डाउन पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वैसी ही न्यूज देखने को मिलेगी, तो जो और भी ज्यादा डिवाइसिव पॉलिटिक्स को प्ले कर सकता है, राइट। तो ये आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे दिल्ली राइट्स हो गया, 2018 लिंचिंग इंसिडेंट्स हो गए, एंटी सीए प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले, तेलंगाना मूवमेंट देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट रेशियल टारगेटिंग कोविड-19 के थ्रू देखने को मिली। ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें सोशल मीडिया का रोल पॉजिटिव कहीं नेगेटिव भी रहा है, राइट। सो सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है जो इंडिया के प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा बन सकती है। अगर हम सोशल मीडिया को ढंग से यूटिलाइज करें तो ये एक बून है, लेकिन अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं वो एक बेन बन जाता है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाउ हैज द डिजिटल डिवाइड अफेक्टेड द गोल्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट इन इंडिया। ना थीम सोशल एम्पावरमेंट है, लेकिन डिजिटल डिवाइड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। डिजिटल डिवाइड आपको काफी स्टार्क देखने को मिलता है अगर हम इंडिया की बात करते हैं, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो डिजिटल एक्सेस है वो बहुत कम है, अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो सोशल एम्पावरमेंट का एम्बिट है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम इंडिया की नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिजिटल एक्सेस इज द फाउंडेशन टू सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट के लिए जो डिजिटल एक्सेस है ये बहुत ज्यादा एक फाउंडेशनल कॉर्नर स्टोन बन जाता है, राइट। सो जैसे इंडिया का जो डिजिटल डिवाइड है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइक्वल एक्सेस। अनइक्वल एक्सेस देखने को मिल रहा है डिफरेंट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में। तो अगर हम अर्बन वर्सेस रूरल की बात करते हैं तो 72% अर्बन वर्सेस 33% रूरल, ये एनएफएचएस डेटा है आपको देखने को मिलता है जो डिजिटल एक्सेस शो करता है। तो वहां पर आपको एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। ऐसे ही अगर हम जेंडर डिवाइड की बात करते हैं, ओनली 43% women have the access। ऑन द अदर हैंड अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो 58% दे यूज मोबाइल फोन्स, राइट। ऐसे ही कास्ट एंड क्लास डिवाइड आपको देखने को मिलता है, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे हम दलित्स की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, पुअर, दे लैक एक्सेस टू डिवाइसेस, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल लिटरेसी उनके पास नहीं है। तो वहां पर आपको एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। ये डेटा को आप इंपैक्टफुली यूटिलाइज कर सकते हैं ना। इम्पैक्ट क्या है इस डिजिटल डिवाइड का? सबसे पहला आपको एजुकेशनल एक्सक्लूजन देखने को मिलती है, स्पेशली जब कोविड-19 की बात करते हैं तो ओवर 70% ऑफ रूरल स्टूडेंट्स लैक्ड ऑनलाइन एजुकेशन। उनके पास मोबाइल फोन एक्सेस ही नहीं था। डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा स्टार्क था कि जो रूरल इंडिया है वो कोविड-19 की वजह से एजुकेशन के स्तर पे बहुत ज्यादा पिछड़ा रह गए, राइट। ऐसे ही गर्ल्स फेस एडिशनल पेट्रियार्कल बायसेस, उसकी वजह से आपको और एजुकेशनल एक्सेस लिमिट होता हुआ दिखा। लिमिटेड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जैसे डिजी लॉकर हो गया, कोविन हो गया, पीएम किसान हो गया या ऑनलाइन राशन सिस्टम हो गया, ये कहां पर आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहा है? जहां पर डिजिटल एक्सेस है। लेकिन जहां पर डिजिटल एक्सेस नहीं है वो इन सर्विसेज से वंचित रह जाते हैं, राइट। ऐसे ही बैरियर्स टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब बहुत सारे ऐसे जैसे ई श्रम पोर्टल हो गया जहां पर इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करना चाहते हैं वो एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं किसको? एम्प्लॉयमेंट जॉब्स को। लेकिन जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है वो ये प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो ई श्रम पोर्टल हो गया, एनसीएस हो गया, ये डिजिटली एक्सक्लूड करता है कम्युनिटीज को। ऐसे ही रिड्यूस सिविक पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलती है। अब डिजिटली जो सेमी लिटरेट पॉपुलेशन है इट लीड्स टू सोशल डिस्ट्रस्ट। ऐसे ही स्ट्रक्चरल बैरियर्स आपको सस्टेन करते हैं डिवाइड, जैसे अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अब इंटरनेट एक्सेस, अगर आपके पास मोबाइल फोन है आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का इशू है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आपको देखने को मिलते हैं, पुअर नेटवर्क है। अब अगर आपने एक्सेस ले भी लिया, आपके मोबाइल फोन भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं आ रहा है? आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो पुअर नेटवर्क कनेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट बैरियर है। सो रीजनल लैंग्वेज कंटेंट आपको बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बैरियर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, केरला's मॉडल ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ऐसे ही झारखंड ट्राइबल विलेजेस मिस्ड आउट ऑन वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, क्यों? पुअर कनेक्टिविटी थी। ऐसे ही बिहार गर्ल्स हॉस्टल केस आपको देखने को मिला। गर्ल्स फोर्स टू क्लाइंब ट्रीज टू गेट इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि उनके वहां पर ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए दे हैड टू राइज थ्रू द ट्रीज जिससे कि वो सिग्नल पकड़ पाए, राइट। सो कंक्लूजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डिजिटल डिवाइड है वो इट इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल गैप नहीं है, बट ये स्ट्रक्चरल और सोशल बैरियर है जो ट्रू एम्पावरमेंट नहीं होने दे रहा। तो ये डिजिटल डिवाइड को प्लग इन करना या लूप होल्स को प्लग इन करना बहुत ज्यादा असेंशियल है।
क्लैरिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड पॉवर्टी विद रेफरेंस टू फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पर आप विमेन और पॉवर्टी दो टॉपिक्स को मर्ज करते हुए देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर एंड पॉवर्टी की बात करी गई है कि जब हम पुअर की बात करते हैं तो स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है, स्पेशली जेंडर स्पेसिफिसिटी, मतलब जो विमेन है दे आर मोर वल्नरेबल दैन कंपेयर टू मेन, राइट। तो इंटरसेक्शनैलिटी की बात कर रखी है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है वो बेसिकली क्या डिनोट करता है, उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट रेफर्स टू डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑफ पॉवर्टी बोर्न बाय द विमेन, स्पेशली दोज फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेक्शंस। स्पेशली जब हम SC ST की बात करते हैं ना, दे आर ऑलरेडी मार्जिनलाइज, लेकिन उसमें भी और मार्जिनलाइज कौन है, दे आर विमेन। क्लैरिटी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉजेस क्या हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के। पहला क्या है, अनपेड केयर वर्क और डोमेस्टिक वर्क आपको देखने को मिलता है। जो विमेन है शी स्पेंड्स 3 to 10 टाइम्स मोर टाइम देन मेन, ठीक है। तो आईलो की रिपोर्ट देखा आपको देखने को मिलती है। जो ये वर्क है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द GDP, सो इसलिए इनका जो काम है वो बिल्कुल अनदेखा चला जाता है। नेक्स्ट, वेज डिस्क्रिमिनेशन और इनफॉर्मल लेबर आपको देखने को मिलती है। आज भी अगर हम जेंडर वेज गैप की बात करते हैं, women are 20 to 30% लेस देन men फॉर द सिमिलर वर्क। जो सेम वर्क है उसके लिए वो 20 से 30% कम कमा रही हैं। 90% ऑफ women workers are in इनफॉर्मल सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर हम एसेट ओनरशिप गैप की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है लेस देन 15%, ओनली 15% ऑफ द इंडियन वुमेन ओन अ लैंड या हाउस। बाकी सारे किसके नाम है, मेल्स के नाम है। तो यहाँ पर ओनरशिप ऑफ लैंड आपको एक प्रॉपर्टी एक इशू देखने को मिलता है। ऐसे ही सोशल स्टेटस एंड फैमिली स्ट्रक्चर, जो विडोज हैं, सिंगल मदर्स हैं या सेपरेटेड वुमेन हैं, वहां पर आपको डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स जो देखने को मिलते हैं, दे फेस पॉवर्टी विदाउट एनी सेफ्टी नेट्स। अर्ली मैरिज, चाइल्ड बेयरिंग उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक आउटकम्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। इंटरसेक्शन विद कास्ट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी, जो SC और ST वुमेन है वहां पर डबल डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलती है। वैसे ही मार्जिनलाइज है, उनमें से मार्जिनलाइज कौन है, दैट इज फीमेल्स, राइट। सो इंपैक्ट क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस रह जाता है रिसोर्सेज के लिए। ऐसे ही हेल्थ और न्यूट्रिशन डेफिसिट देखने को मिलता है। इवन आप यहाँ पर डेटा कोट कर सकते हैं, अगर हम NFHS 5 की बात करते हैं तो 59% ऑफ वुमेन आर अनीमिक। ऐसी एजुकेशनल गैप्स आपको देखने को मिलते हैं, जनरेशनल पॉवर्टी रह जाती है। पॉलिटिकल और सोशल डिसएम्पावरमेंट आपको देखने को मिलता है, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें विमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चरल पॉलिसी गैप्स आप देख सकते हैं, जैसे जेंडर न्यूट्रल पॉवर्टी पॉलिसीज दे स्टिल फेल टू अकाउंट, है ना, अभी भी यहाँ पर आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है। सो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉवर्टी इज नॉट जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इन इंडिया इट डिसप्रोपोर्शनेटली affects women due to deep rooted structural, cultural and institutional barriers. क्लैरिटी है, इट वाज गुड क्वेश्चन, जहां पर आपको इंटरसेक्शनैलिटी देखने को मिलती है पॉवर्टी और जेंडर बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं, दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन एड्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। नाउ अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में क्वेश्चन है, वो किस तरह से एड्रेस कर रही हैं चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो आप अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, नगर पंचायत हो गया। वहां पर ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन में इनको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कब किया है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये एक तरह से इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग के लिए बनाई गई है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बनाई गई है ना। ये किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं वो हम देख लेते हैं। रोल और फंक्शंस देख लेते हैं यूएलबीज की इन अर्बन गवर्नेंस। सबसे पहले बेसिक सर्विस डिलीवरी, जैसे कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये इनका काम है। ऐसे अर्बन प्लानिंग और रेगुलेशन करना, जैसे बिल्डिंग परमिट्स देना, जोनिंग करना, लैंड यूज प्लानिंग करना, ये सारा काम किसका है, अर्बन लोकल बॉडीज का ही है। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, इनको डेवलप करना, इनको चलाना, ये किसका काम है, यूएलबीज का काम है। ऐसे ही वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करना, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वुमेन हो, एल्डरली हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, उनको प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम है, यूएलबीज का काम है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ई गवर्नेंस और स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, अगेन ये इनका काम है ना। की चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहला चैलेंज आपको देखने को मिलता है इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना। यूएलबीज जो है वो रिलाई करती हैं किस पे, स्टेट फंड्स पे ना। स्टेट फंड्स पे क्योंकि ये रिलाई करते हैं, क्योंकि इनको टैक्सेशन का जो पावर है, डेवल्यूशन ऑफ पावर है, वो नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, स्टेट फंड्स। तो वहां पर आपको सबसे बड़ा इशू देखने को मिलता है। दूसरा है लैक ऑफ कैपेसिटी एंड मैन पावर। अब कैपेसिटी और मैन पावर नहीं है इनके पास, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल्स नहीं,
ऐसे ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेशन किसकी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है जहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ये डेवलप प्रॉपर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। वीक डेवल्यूशन ऑफ फंक्शंस, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर डेवल्यूशन ऑफ फंक्शंस नहीं किया गया है। अर्बन स्प्रॉल और इनफॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलोनीज बनती हैं, स्लम्स बनती हैं, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। नाउ सक्सेस स्टोरीज के एग्जांपल्स आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, रियल एग्जांपल्स हैं, जैसे इंदौर, इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, स्वच्छ सर्वेक्षण में यूएलबी लेड डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन आपको देखने को मिला। ऐसे ही पुणे का, अगर हम स्वच्छ कोऑपरेटिव की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप बिटवीन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड वेस्ट पिकर्स कोऑपरेटिव, तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से यूएलबीज एक इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग कर सकती हैं और एक तरह से एम्पावर कर सकती हैं अर्बन लोकल बॉडीज को। नाउ भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, वहां पर जीआई बेस्ड टाउन प्लानिंग करी गई है, डेटा ड्रिवन ट्रैफिक कंट्रोल किया गया है। ऐसे ही अहमदाबाद बीआरटीएस जनमार्ग, एफिशिएंट अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करी गई। कदम श्री मॉडल, केरला मॉडल आपको देखने को मिलता है, जहां पर एसएचजी बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स को चलाया गया। तो ये प्राइम एग्जांपल्स बन जाती हैं जहां पर यूएलबी जो है वो अच्छा काम भी कर रही है, राइट। सो आप देख सकते हैं इन द एरा वेयर India's urban population is expected to cross 600 million by 2036. Urban local bodies must be transformed. ये urban local bodies हैं जो वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ही चाहिए। 2011 सेंसस की बात करते हैं, ओनली 30% अर्बन एरियाज। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप 2050 तक की बात करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, 70% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रह रही होगी। तो अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एनालाइज द सोशियो कल्चरल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन यूथ। नाउ स्पेशली इंडियन यूथ पे पूछा गया है, तो ग्लोबलाइजेशन और इंडियन यूथ का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ग्लोबलाइजेशन। आप यहाँ पर डेफिनेशन याद करके जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन लिंक्ड distant localities. Now जो इंडियन यूथ है, they also represent a significant demographic dividend. Now they act as at the forefront. So globalization के जो ड्राइवर्स हैं वो एक्चुअली में कौन है? They are the youngsters only, right? So आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स आप देख सकते हैं, ग्लोबल आउटलुक और अवेयरनेस। अब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ जो यूथ है, दे हैव मोर एक्सेस टू व्हाट इंफॉर्मेशन, उनके पास डीपन अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, इंक्लूसिविटी की। तो आपको यूथ लेड मूवमेंट्स देखने को मिलती है एलजीबीटीक्यू की राइट्स और क्लाइमेट चेंज एक्शन पे, जैसे कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया। ऐसे ही शिफ्ट इन सोशल नॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, जेंडर इक्वालिटी पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। सोशल मीडिया कैंपेन्स लेके, जैसे इट्स ओके टू टॉक, मी टू इंडिया। तो ये जो आपको प्रोग्राम्स देखने को मिले हैं, ये किसके साथ ड्राइव हुए हैं? यूथ के साथ ही ड्राइव हुए हैं। ऐसे एजुकेशन और करियर एस्पिरेशंस देखने को मिलती हैं। सो एम्फोसिस दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे। तो स्टार्टअप कल्चर जो आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, ये किसकी वजह से है? ये यंगस्टर्स की वजह से ही है। कल्चरल प्लूरिज्म आपको देखने को मिलता है, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गए हैं ना। नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है हमारे यूथ पे। सबसे पहले इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। ना जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस है, कलेक्टिविज्म पे कम फोकस है। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। ऐसी अगर हम बात करते हैं कंज्यूमरिज्म और आइडेंटिटी क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है। सो यूथ ऑफन फेस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग एंड मॉडर्न एस्पिरेशंस। सो आइडेंटिटी डिसोनेंस आपको देखने को मिल रही है। मेंटल हेल्थ स्ट्रेसर्स हैं, जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी है, बॉडी इमेज इश्यूज हैं, या डिजिटल एडिक्शन आजकल बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल रहा है। ये किसकी वजह से? ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। ऐसे ही हम कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वेस्टर्न पॉप कल्चर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ऐसे ही मैकडोनलाइजेशन, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल हमारे कल्चर है या क्विजीन है वो एक तरह से इरोड होती जा रही है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं किसके? ग्लोबलाइजेशन के। किस पे? इंडियन यूथ पे। सो ग्लोबलाइजेशन इज नीदर होली एम्पावरिंग नॉर एंटाइटली करोसिव। सो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एज वी हैव ऑलरेडी सेड, ग्लोबलाइजेशन इज डबल एज स्वॉर्ड। तो वहां पर अगर आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखोगे तो ऑब्वियसली बात है वो सही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हमने डिस्कस करे, राइट। Last question for the day, how do women's organization contribute to political empowerment of women in India? Now, especially political empowerment के बारे में बात कर रखी है, तो इसलिए हम women organization को वहीं तक लिमिट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, political empowerment of women is not limited to holding office. It also includes building political awareness. किस तरह से leadership, rights, right-based participation,
ये इन्फ्लुएंस किस तरह से डिसीजन मेकिंग में करती है, दैट इज वेरी क्रूशियल, राइट। तो यहां पर आपको एग्जांपल्स कोट करने पड़ेंगे। अब की रोल्स देख लेते हैं। पहले कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, दे रन द पॉलिटिकल लीडरशिप विमेन प्रोग्राम। तो पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिसी एडवोकेसी, लीगल राइट्स पे अवेयरनेस यहां पर दी जाती है। ऐसे ही पॉलिसी एडवोकेसी एंड लीगल रिफॉर्म्स, जैसे विमेन रिजर्वेशन आपको बिल देखने को मिला, नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट, तो अधिनियम बन चुका है 2023 में। तो एक तरह से जेंडर बजटिंग की, विमेन सेंट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। प्रमोट करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसे रन वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स। सो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन NFIW आपको देखने को मिलता है, विच मोबिलाइज विमेन वोटर्स थ्रू डोर टू डोर आउटरीच इन सेवरल स्टेट्स, जहां पर पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई गई, किनके लिए, विमेन के लिए, राइट। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ग्रास रूट लीडरशिप पाइपलाइंस। तो आपको कदमश्री केरला में देखने को मिलती है। इट ट्रेन्ड SHG women to take up leadership roles in पंचायती राज institutions, turning them into confident political actors। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि SHGs या women organization किस तरह से political empowerment प्रोवाइड कर रही है। चैलेंजिंग patriarchal norms आपको देखने को मिलता है। So it creates safe platforms for women to express dissent and assert their agency, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो SHGs हैं या जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर रही है वुमेन की। तो और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे सेवा प्रोग्राम हमने पहले भी पढ़ा था, कदमश्री हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं महिला राज सत्ता आंदोलन आपको देखने को मिलता है, वर्क्स अक्रॉस महाराष्ट्र टू स्ट्रेंथन विमेन्स प्रेजेंस, राइट। ऐसे ही जगोरी आपको देखने को मिलता है, फोकस ऑन फेमिनिस्ट ट्रेनिंग। सो यहाँ पर बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं ना। वैलिडेशंस आपको दे रखी हैं, डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, जो आप यहाँ पर कोट, इवन स्पेशली कोट आप यहाँ पर कर सकते हैं, पावर इज नॉट गिवन, इट इज टेकन एंड नर्चर्ड। ऐसे ही व्हेन विमेन लीड सोसाइटी लिसन्स, सो UNDP का कोट यहाँ पर आप आराम से रेफरेंस दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, यू कैन डू द कंक्लूजन। विमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज इनक्यूबेटर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इनक्यूबेटर्स बन जाती हैं डेमोक्रेसी की, इनेबलिंग विमेन टू इवॉल्व फ्रॉम पैसिव बेनिफिशरीज टू एक्टिव स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस। हम यही चाहते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्लैरिटी है? सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ एज यू नो, आफ्टर एवरी सेशन आपको 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, जो आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी आ सकते हैं, वहां पर भी आपको वैल्यूएबल फीडबैक दी जाएगी। सो ये 5 क्वेश्चंस कौन से हैं आप देख सकते हैं। कास्ट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस सोशल डायनामिक्स डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। वर्ड लिमिट है आपकी 250, मार्क्स 15। सो कास्ट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस सोशल डायनामिक्स डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डू अटेम्प्ट इट। एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटरफेथ रिलीजन्स, इंटरफेथ मैरिजेस इन इंडिया in the context of societal norms and legal frameworks. Third है, critically examine the impact of urbanization on traditional family structures in India. Fourth है, youth bulge in India is a demographic dividend only if it is socially empowered. Examine with respect to education, gender equity and employment. Fifth है, do you agree that globalization has led to cultural homogenization of Indian society? क्रिटिकली एनालाइज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो ये 5 क्वेश्चंस प्लीज डू प्रैक्टिस इट। अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्रॉस लिंकेजेस आपको देखने को मिलती हैं, ग्लोबलाइजेशन को जेंडर के साथ यहाँ पर अमैलगमेट किया गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस, हाई चांसेस द थीम वुड बी सेम। मैं ये नहीं कह सकती कि क्वेश्चन ही सेम आ जाएगा, नॉट प्रोबेबल कि ऐसा सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन थीम्स ऐसी ही रहेंगी। आपका जो कंटेंट है वो आप कंटेंट तोड़ मरोड़ के easily utilize कर सकते हैं, तो please do attempt it. So this is it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.